हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी पीएच। पीएच केमिस्ट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपकी, और जो है केमिकल रिएक्शंस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बायोलॉजिकली जो रिएक्शंस है वो भी एक ऑप्टिमम पीएच पर ही होती हैं। और पीएच मान लीजिए बॉडी के पेट की पीएच ही बदल जाती है तो हमें कैसे लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज करते हैं। तो पीएच मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेडिकल साइंसेज में भी और आपकी केमिकल साइंसेज में। कोई भी रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर जो मैक्सिमम यील्ड होती है वो एक पर्टिकुलर पीएच पर देती है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें भी पीएच जो है बहुत सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें जैसे आपकी जो सब्सटेंसेस की पीएच 7 के नियर अबाउट होती है वो अच्छे होते हैं, जिनकी पीएच आपकी 7 से जितनी कम होती जाती है उतने वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं। तो पीएच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस की क्या क्या पीएचेस हैं वो हमने लगातार इसमें जो आपने भी कई सारी इमेजेस देखी होंगी उसमें दे रखी है, ठीक है। तो पीएच की जो कंसेप्ट है सोरेनसन ने दी थी आपकी, ठीक है। पोटेंशियो डी हाइड्रोजन वर्ड से ली गई थी, जिसका मतलब था पावर ऑफ एच, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लेवल के समझ में चीजें आनी बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए ये एक स्केल बनाया गया आपका, जिससे कि वो जस्ट पीएच मीटर ले लेते हैं, पीएच पेपर ले लेते हैं, उससे सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सॉल्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन को अपने कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। तो पीएच जो है आपका दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच या माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग पीएच बोलते हैं। और पीएच में जो है आपका ये अल्टीमेटली जो एक एक्सप्रेशन है, हम पीओएच की टर्म बना लेते हैं, इसको माइनस लॉग ऑफ ओएच है, और एक आपका रिलेशन बन जाता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू P14, ठीक है। तो ये जो है आपका रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन हमने अल्टीमेटली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से डिराइव करा है, जिसका रिलेशन आप लोग ये होता है, ठीक है, KW। तो वाटर जो आपका आयनाइज होता है वो इस तरीके से होता है। यदि आप 1 लीटर वाटर ले, ठीक है, तो उसका मास कितना हो जाएगा आपका 1 kg, तो उसमें आपके 55.55 मोल्स हो जाएंगे 1 लीटर में प्रेजेंट। मोलैरिटी भी हो जाएगी 10⁻⁷ एच आयन होते हैं, 10⁻⁷ OH आयन। तो वहां से आप KW की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10⁻⁻40, ठीक है। और आपका जो है ये आपका एच आयन और OH ये नॉर्मली 10⁻14 होती है, लेकिन KW की जो वैल्यू है ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज भी होती है, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली हम फिक्स ये ले लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन को कुछ चेंज करें तो आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वहां पर जो जैसे आप न्यूट्रल पॉइंट 7 पे निकाल सकते हैं, और वो कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो नॉर्मली जो है आप ये ले लेते हैं, आप इसमें दोनों सब साइड का लॉग ले लें, माइनस लॉग एच आयन और इंटू OH आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻14। अब लॉग यदि जब आपका मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब प्लस, इज इक्वल टू 40। तो ये पीएच बन गई टर्म, ये पीओएच बन गया, दैट इज इक्वल टू 14 हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसका, ठीक है, इस फार्मूलों का। तो इन फार्मूलों की मदद से जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व कर लेंगे। तो आगे आप एनिमेशन देख लीजिएगा, जिसमें जो है केमिस्ट्री में किस तरीके से पीएच से जो है हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, और पीएच की क्या बॉडी में इंपॉर्टेंस है, और पीएच को कैसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसको मेथड आपको दिखाए जाएंगे वीडियोस वगैरह, उसमें आप इसका क्लियरली समझ सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस में हम पीएच को कैलकुलेट करेंगे।
हमने मतलब पीएच की टर्म बनाई क्यों है, ये क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, कि भाई पीएच की टर्म्स क्यों बनाई गई। भाई एचआई कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो इसको हम पावर ऐसे ले सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है 2 × 10⁻⁴, कंसंट्रेशन है दूसरे सॉल्यूशन में मान लो 3 × 10⁻⁵ है, लाइक दैट, इस तरह की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल ये सब मतलब बनाने की हमें जरूरत है। देखो इस चीज को आप समझिए बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल्स, जैसे लेंथ की आप लोग कितनी यूनिट्स जानते हो, 8-10 जानते हो, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सब यूनिट्स जानते हो। हम उनको मतलब क्यों बनाते हैं, ठीक है, भाई आप जो है एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए 10 यूनिट बना रहे हैं, ऐसे कितनी फिजिकल क्वांटिटी पड़ेगा, उनकी कितनी यूनिट्स, तो यहाँ भी हम पीएच क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इजीनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ तो इजीनेस से कॉम्प्लेक्सनेस होती है, लेकिन हम लोग लाइफ में इसी तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो आप बता दोगे 5 आवर्स। और आपसे यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप कितने मिनट एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो आप बता देंगे 30 मिनट्स। तीसरा यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपकी एज कितनी है, तो आप बता देंगे मान लीजिए 18 ईयर्स, ठीक, इस तरीके के डाटा दूंगा। इनको आप सेकंड में भी तो बता सकते थे, थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है, या इसको जो है सेकंड में बता देते या इसको भी सेकंड में बताते, शॉर्ट बन जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हम यूनिट चेंज कर देते हैं, वैल्यू 0 से 100 के बीच में, इन वैल्यूज को भी मैं 1 2 3 4 5 6 समथिंग जैसा नंबर्स देना चाहता हूँ, किस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पीएच का स्केल लिया। तो यदि मैं इसका लॉग ले लेता हूँ माइनस तो सीधा 4 हो जाता है, और 2 या कोई भी वैल्यू है वो भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो चीज नेगेटिव में आएगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस का लॉग लिया। जैसे अभी वैल्यूज को मैं कन्वर्ट करूँ तो पीएच इक्वल माइनस लॉग ले लिया, मान लो 2 × 10⁻⁴, तो ये -4 प्लस 0.3010 यानी -4 - 0.3010 कितना हो जाएगा आपका, ये 0996. तो 3.7 के अप्रोक्सीमेट मतलब इस तरीके वैल्यू को मैंने डाटा दे दिया, ये 10 पावर में कितनी में आ रही थी। या इसको भी मैं इसी तरीके से कन्वर्ट करना चाहूँ तो pH = 3 × 10⁻⁵, तो ये जाएगा -5 प्लस 0.4771, ठीक है, तो आपका 5, ठीक है, उसमें से 4771 माइनस कर दीजिए 9 2 2 5 ठीक है। तो मतलब ये एक तरीका हमने बनाया है pH = माइनस का लॉग, ठीक है, जिससे कि आपकी वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाए, हमारे डाटा सिंपली, ठीक है, क्योंकि हम pH जो यूज करते हैं उसमें 2 3 4 5 या उस तरीके से रेंज में pH स्केल बनाते हैं और मेजर करके यूज करते हैं। तो नॉर्मली लेमन जो है उसकी लैंग्वेज, उसको pH का मीनिंग समझाना और यूज कराने के लिए ही pH स्केल बना है। तो ये आपका जैसे pH स्केल होता है, तो 7 पे जो है pH आपकी क्या होती है, न्यूट्रल। इस साइड आपका बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीज करता है, और इस साइड जो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम 1 से 14 तक का स्केल ले लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकलिटी ये हमारा सफिशिएंट है। अब आप कहोगे pH 1 से कम क्यों नहीं हो सकती है कम, सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड हो, मान लो आपका 10⁻² मोलर HCl है, ठीक है, ठीक है, इस तरह की कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, या 1 मोलर HCl है, ठीक है। यदि ये मान ले हम पूर्णतः फुल आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, फुल आयनाइज नहीं हो पाते, लेकिन एक्टिविटी कोएफिशिएंट चलो हम मान ले कि बाद में करेंगे, हम इसे फुल आयनाइज मान लेते हैं। तो इस केस में आपका HI 1 मोल हो जाएगा, तो pH क्या हो जाएगा आपकी 0,
पॉसिबल है, ठीक है, या पीएच आपकी नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली सॉल्यूशन डाइल्यूट्स होते हैं जिनके हम रिएक्शन कराते हैं, इतने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की रिएक्शंस नहीं कराते। 1 to 14 का स्केल जो है हमारे लिए पीएच का सफिशिएंट। Importance of pH in everyday life. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. The human body works within the pH range of 7.0 to 7.8. When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water, and the survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Plants require a specific pH range for their healthy growth. In terms of humans, it's very interesting to note that the stomach of a human body produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid, and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, which is also called milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Tooth enamel, made up of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water, but is corroded when the pH of the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic, for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. In the outside world, there are many other places that the human body encounters acid. For example, bee stings leave an acid that causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid, causing burning pain. Some more of the naturally occurring acids are vinegar, which is acetic acid, orange, which is citric acid, tamarind, which is tartanic acid, tomato, which is oxalic acid, sour milk or curd, which is lactic acid, lemon, which is also citric acid, ant sting, which is methanoic acid. Hi, it's Mr. Anderson, and in this video I'm going to talk about acids, bases, and pH. If you ask people what pH measures, they'll usually say if something is an acid or a base, and they might know that water has a pH of 7, that acids are generally lower than that, and bases higher than 7, but that's where a lot of people's understanding ends. And so I kind of want to explain to you what pH is and how it's determined. But before that, I want to tell you why it's important. I'm a biology teacher, and so everything kind of goes back to life. And so this is a protein, it's called myoglobin. It's found in your muscles, and it's going to be most active at a pH of 6. It's going to work at a pH of 5 all the way up to 7, but if we start to move our pH too low or too high, that protein's going to denature and our muscles aren't going to work. And so it's important that the pH levels remain relatively constant and they're not changing that much. But what is pH? Well, we've got to start by talking about water. And so this is a water molecule. Remember, we're going to have hydrogen here, 2 hydrogen atoms, and then 1 oxygen atom. Now, one thing that you need to understand is that this is a polar molecule, and what that means is there's a covalent bond between the hydrogen and the oxygen, and between this hydrogen and oxygen as well. And oxygen is really greedy when it comes to electrons. It's going to pull the electrons towards it. And so this is a sharing of electron between these atoms, but it's a polar covalent bond. And what that means is since oxygen's pulling the electrons towards it, it's going to have partial negative charge on this side of the oxygen, and then hydrogens are going to have a positive charge on the other side. And so if we were to add another molecule of water, these are not going to arrange this way. And in fact, what we'll have is that they'll be arranged like that. And so the hydrogen atom of one water molecule is going to be attracted to the oxygen of another. And that bond is called a hydrogen bond. A lot of students think that hydrogen bond is in here. No, that's covalent, but the hydrogen bond is going to be between the positive hydrogen, partially positive, and the negative oxygen. And that's why if we have one water molecule and the hydrogens are like positive and the oxygens are negative, and we have another one, they're going to line up like this.
And as I pull one water molecule, the other one is going to go along with it. And that's why we have cohesion, and it explains a lot about water. But some weird thing happens with water. Sometimes that attraction is so great that this hydrogen atom will actually become detached from the water, and it'll become attached onto this other water molecule. That would be like me pulling this pinky off and attaching it over onto this other water molecule, leaving me just with this. And so what is that called? This is called hydronium. Hydronium is going to be H3O, and it's going to have a positive charge. What are we left with over here? This is a hydroxide ion. And so what is pH a measure of? Well, the P stands, we think, for the power of hydrogen. In other words, the amount of hydrogen. But it could also be the amount of hydronium or the amount of just free hydrogen ion inside the water. And so if we look at the power of that, or almost the percentage of that, that's going to be what pH measures. And in regular water, distilled water, the amount of this occurring is really, really rare. In other words, it's a 1 in 10 million chance that we're going to have hydronium. And this is really a molar concentration. So to give you a sense of the scale, let's say this hydronium ion right here is represented with this little cube. And so what I'm going to do is pull back. And let's say this is 1 cube and 10 and 100 and 1,000. And eventually what we get, if we scale that, you really can't see that cube anymore. But this would represent 10 million cubes. And so the chances of that one hydronium forming are going to be really, really low. But even though the probability of hydronium forming is low, it actually occurs in water, and it has huge impacts on things that are found within that water itself. And so that 1 in 10 million, I want you to think about that for just a second. And let's kind of add a little bit of the equation of pH. And so some kids get scared by the equation. It's not that scary. So pH, or the power of hydrogen, is equal to the negative log of the hydrogen ion concentration. It's also the same as the hydronium. That's at H3O+. Those are essentially the same thing. So it's the negative log of that. And so it's the negative log, think of this as 1 in 10 million. And this would actually be a molar concentration, but we're keeping it conceptual right now. And so if we take the negative log of that, let's write 1 in 10 million in scientific notation. And so it's the negative log of 1 times 10 to the negative 7. So this is going to be a really small number here. And this is where the math gets really easy. If you were to put this in your calculator, if we take the negative log of 1 times 10 to the negative 7th, what do we get? 7. And so the pH is going to be 7. And this gives us a number that we can actually deal with. And so what does it mean if the pH is 7? It means that the concentration of this hydrogen ion is going to be really, really small. And if we ever vary that, then we're going to be varying the pH. And so pH of 7 is neutral. But if we ever have a value greater than 7, it's going to be a base. And if it's ever lower than that, then it's going to be an acid. And so let's start by dealing with the acids. What's an acid that almost everybody's familiar with? That's hydrochloric acid. You'd find that in your stomach. And so if we add hydrochloric acid to water, it's going to dissociate. It's going to break down into hydrogen ions and chloride ions. And so you can see here that we're increasing the amount of this H+. And so what is that going to do to that concentration? Now instead of being 1 in 10 million, it might be as often or as common as 1 in 100. And so if we were to write that as scientific notation, it's the negative log of 1 times 10 to the negative 2. So we would have a pH of 2. And so depending on the concentration of hydrochloric acid, we could have a pH of 2 or 1 or 3. It depends on how much hydrochloric acid is in there. Now let's look at a base. And so a base, for example, this would be sodium hydroxide or lye. What's going to happen to that when we add it to water? It's going to break apart into sodium ions and hydroxide ions. Now that doesn't help us, remember, because pH stands for the power of hydrogen ion. But what do you think is going to happen to that hydrogen ion that happens to be in the water? Now we've got a hydrogen ion and we have a hydroxide ion, and those are quickly going to combine to form water. And as it does that, it's going to gobble up that hydrogen ion. What's that going to do to the amount of hydrogen ion in the water, or hydronium ion for that matter? It's going to make it even more rare. And so now we have the pH equal to the negative log of 1 times 10 to the negative 12th, for example. And so what's that going to be? That's going to give us a pH of 12. And so what does pH measure? It just measures the amount of hydrogen ions or hydronium ions.
And bases and acids are going to have different amounts of that. We measure that using a pH scale. And so distilled water is going to have a pH of 7. If we have anything higher than that, that's going to be a base. Anything lower than that, that's going to be an acid. But when you're taking a test, it can be somewhat confusing. And so let's say we increase the amount of hydrogen ions in a solution. So we're going to have more of them. What's that going to do to the pH? It's actually going to lower it. And vice versa on bases. And so watch out for that when you're taking a test. Why is this important? Well, acid rain is one example of that, or the acidification of our oceans is another example. And so this is looking at the pH in the oceans over the last couple hundred years. And what we see is that our oceans are becoming more acidic. How does that work? You're combining carbon dioxide with the water, and as we increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere, that water and the carbon dioxide are combining to make carbonic acid in the oceans, and that's increasing the acidity of our oceans. And so we could see here that the pH is decreasing. So we've seen a decrease of around -0.1 on the pH scale over the last couple hundred years. And you might think, well, that's not that big a deal, but remember this is a log scale. So by decreasing it by a small amount in the pH, we're going to increase it quite a bit in the hydrogen ion. And that's going to affect anything living in the oceans. It could affect coral reefs. And every time we have a mass extinction on our planet, it seems to be correlated with the acidification of our oceans. And so that's pH. It's pretty simple, and I hope that was helpful. Hello, my name is Carolyn from Simplex Health. And today I'm going to talk to you about how to test your urine and saliva with pH test strips. When you receive your packet, you open it up, you take out one test strip, like so, and then you take your liquid and you dip your test strip into the liquid. Make sure it's thoroughly moist. As you can see, these ones are made of plastic, so they do not bleed like litmus paper, and they don't start to fall down or go floppy. And then after 15 seconds, you hold your test strip against the chart which is on the packet, and as you can see, this liquid here has a pH of 7.25. Now the ideal range for your body's pH is between 7.1 and 7.5. That's a very healthy alkaline body. Okay, now make sure once you've used the stick to close up the packet again to make sure these pH strips remain valid, because if they do open, they can get damaged by humidity in the air. If you do test your urine, we would recommend to test more than once in a day, ideally after meals, so you can see how your body metabolizes food. And the same applies to saliva. It is recommended to test more than once a day, and then you take your average reading. If you keep a chart or a record of it, then you can see how you're progressing. Thank you very much for listening. If you would like more information, please come and visit us at simplexhealth.co.uk. तो अब जो है हम pH पर कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो आपके नॉर्मली आते हैं. मान लीजिए आपके पास 10⁻³ मोलर HNO3 सॉल्यूशन है, तो इसकी pH क्या होगी? तो इसमें pH इज क्या हो जाएगा आपका HIN 10⁻³ हो जाएंगे. pH इज माइनस का log ऑफ HIN, तो आपकी pH क्या हो जाएगी? ठीक है, pH के लिए मतलब आपको log जो है वो उसी लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. दैट इज इक्वल टू 3. देखो log में क्या होता है, जैसे log A into B इज इक्वल टू log A प्लस log B. ठीक है, log A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू log A माइनस log B. log A पावर B इज इक्वल टू B log. ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, log 100 की वैल्यू इज इक्वल टू log 10 की पावर 2 कर ले, 2 बाहर आ जाएगा आपका, यानी 2. ठीक है, या आप जैसे log 10 की पावर -3 है, ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल लिया, log 10 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये कर लेते हैं. इसके अलावा आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए.
दैट इज इक्वल टू 4.771 सॉरी 0.3010 लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इससे हम काफी सारे लॉग्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे लॉग 5 की वैल्यू निकालनी हो, क्या हो जाएगा लॉग 10/2 दैट इज इक्वल टू लॉग 10 माइनस log 2 1 माइनस 0.3010 यानी 0.699 हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमें log 8 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा आपका log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 log 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.301। ठीक है, तो इस तरीके से हम log की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने अभी इस 10⁻³ HNO3 सॉल्यूशन की pH निकाली थी दैट इज 3। मान लीजिए आपके पास 10⁻⁻8 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, इसकी pH क्या हो? ठीक है, जरा सोचिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। 8 नहीं होगी। 8 का मतलब क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन बेसिक हो गया। ठीक है, और एसिड का बेसिक बन ही नहीं सकता, एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपका जो है तो यहाँ पे pH क्या हो, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वाटर है आपका, ये भी आयनाइज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से 10⁻⁻7 मोल मिल रहे हैं आपको मोल पर लीटर। तो जैसे आपने 10⁻³ में 10⁻7 ऐड करा, बताइए क्या है। ठीक है, जरा इस पर सोचिए। ठीक, तो ये आपका 10⁻³ के ही अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका जो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻³ इंटू 0.00001। ठीक है, तो जो है आपने 0.001। ठीक, तो इसमें से 10⁻³ कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.00001 that is equals to 1.0001 into 10⁻³ तो इसको नेग्लिजिबल छोड़ दें तो आपका 10⁻³ ठीक। तो ये हमारे को आयनिक इक्विलिब्रियम में या पीएच के क्वेश्चंस में ये चीजें समझ नहीं होती किसको कहां पर नेग्लिजिबल छोड़ना। अब यहाँ पर क्या था 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻, इनको ऐड करें। देखो सीधी सी बात है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, इसके पास 1 लाख रुपये है, इसके पास 10, दोनों मिलके बॉम्बे घूमने जा रहे हैं, तो बी की कितनी चलेगी, ठीक है ना, बी की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। और अब मान लो दूसरा केस है, इसके पास तो 10 रुपीज ही है और इसके पास 1 रुपीज है, दोनों मिलके चाय पीने जा रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तो इसकी चलेगी, ठीक है, तो इसको आप नेग्लिजिबल नहीं छोड़ सकते। तो इस केस में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, आप लोग सोचिए, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 कॉमन ले लिया, 0.1 और प्लस 1 इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप पीएच लेंगे उसमें HIS वैल्यू क्या रखेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, का माइनस का लॉग, इसका आप माइनस का लॉग लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -7, इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी 0.0 समथिंग 0005 मान लेते चलो, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फिर आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक, ये आपकी आ जाएगी 6.95, ठीक है। तो मतलब शेर भले कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन शेर ही होता है, एसिड भले कितनी कम कंसंट्रेशन क्यों ना हो, वो एसिडिक होगा और उसकी पीएच 7 से कम ही हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा मतलब मजेदार एग्जांपल है। तो मतलब जैसे मैथ्स के रूल होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़े से वो रूल कंडीशंस बदल जाती हैं, उसे बिल्कुल आप फिक्स नहीं कर सकते। और केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आप टाइम टू टाइम मिरेकल्स देखते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास 10⁻³ मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, इसकी पीएच क्या होगी, ठीक है। तो इससे आपके एचआईन कितने आएंगे, मान लीजिए फुल आयनाइज हो रहा है, तो एचआईन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी
2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग ठीक है। ये आपकी सॉल्यूशन की pH। सो मान लीजिए आपके पास 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन है, तो इसकी pH क्या होगी? तो पहले इसको आप मोलैरिटी में चेंज करिए। आप लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू N फैक्टर, ठीक है। H2SO4 के लिए N फैक्टर 2 होता है, तो आपका जो है मतलब कि ये 2 H देता है, ठीक है। यहाँ पर N फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो जो है आपका मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2, और H2SO4 आपके 2 H देता है, तो जो है H डबल हो जाएंगे 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बाई 2, तो pH क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है 10⁻² मोलर NaOH, तो इस सॉल्यूशन की pH क्या? इसको कर देंगे आपके पास दो तरीके। देखिए इसमें OH की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10⁻², ठीक है। यानी UH कितना हो जाएगा आपका? माइनस लॉग ऑफ OH, तो यानी POH इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। और आपको रिलेशन बताया था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का ये कि आपके पास OH है, तो H इंटू OH इज इक्वल टू कितना था? Kw, इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 थी, तो H कितने हो जाएंगे आपके? 10 की पावर -14 डिवाइड बाय 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 10⁻12, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H दैट इज इक्वल टू आपका 12, ठीक है। तो दोनों ही तरीके ठीक है। कोई भी आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें H और OH इक्वल होगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा यदि आपकी Kw की वैल्यू 10⁻14 है, तो H और OH की वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन में 10 की पावर -7। यदि Kw वैल्यू टेम्परेचर के साथ कुछ इंक्रीज करता है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इन बेसिक सॉल्यूशन OH is greater than HF. In acidic solution आपका H ions की concentration is greater than OH ion की concentration। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ठीक है, और इसका Ka आपके पास 10 की पावर -5, ठीक है, और इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसकी pH क्या होगी, ठीक है। तो pH क्वेश्चन, तो आप लोग जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है देगा आपके, ठीक है, तो जो है ये आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो 0 थे, ठीक है, 0.1 माइनस आपका x हो जाएगा, ये x बन जाएगा, ये x हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो जो है आप जो है के इक्वल क्या हो जाएगा आपका पॉइंट x इंटू एक्स, ठीक, और डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। तो आप इसकी वैल्यू कितने देंगे 10 की पावर -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस, ठीक है। तो इससे जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप pH को कैलकुलेट करें, ठीक है, ठीक है। तो यदि आपका x बहुत कम है, ठीक है, 0.1 में, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यदि आपका x जो है नेग्लिजिबल आता है इसके रेस्पेक्ट में और 0.1 के रेस्पेक्ट में, जैसे इस केस में होगा, तो आप जो है मान लीजिए ये 0.1 हो गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 रखिए 10 की पावर -6, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर -3, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लिया चलिए हमने। तो अब जो है pH क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग डील करते हैं। लेकिन यदि x कंसीडरेबल हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करनी होगी, तब pH को निकालना। pH पर कई बार सॉल्यूशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 0.1 मोल ऑफ QOH है प्लस 0.1 मोल ऑफ H2SO4 है इन 2 लीटर वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन की pH क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, यहीं पे पॉज कर दीजिएगा इसको। तो QOH जो है आपका इससे रिएक्ट करता है H2SO4 से, क्या बनाता है K2SO4 प्लस H2, बैलेंस कर लीजिए, यानी इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, यानी इसका 0.1 मोल इसके कितने से रिएक्ट करेगा 0.2 मोल से, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या नाम है, देखिए इसके जो 1 मोल है इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपके पास इसके कितने 0.1 मोल, यानी ये रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टेड H2SO4 कितना होगा 0.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आपका लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, LR जिसे आप कहते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रीजन, ठीक। तो आपका जो है इसके 1 मोल इसके 2 मोल से और इसका 0.1 इसके 0.2 मोल से, ठीक है ना, 0.2 मोल तो है नहीं, और इसके 2 मोल इसके से आप कैलकुलेशन करोगे, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से, तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से 0.1 0.1/2 मोल से, ठीक है। तो रिमेनिंग H2SO4 कितना बचेगा 0.1 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल टू 0.05 मोल, ठीक है। अब आपका रिमेनिंग QOH तो खत्म हो गया, तो यानी इसका तो कोई रोल है नहीं pH में, अब इसका रोल होगा, और H2SO4 की मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.05 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ये हो गई। और HIN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2SO4 आपके 2 HIN लेगा, HIN इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ठीक। तो आपका जो है ये 2 से 2 कैंसिल, तो HIN की वैल्यू 0.01, तो pH क्या हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 0.05। तो आप इसको जो है ये कर दो 100, ठीक है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 0.699, ठीक है, 2 माइनस 0.699, तो जो है आपका 103.1 इसकी pH हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है pH पर बनते हैं।